Good morning, bachcho. Today we are going to discuss third part of genetics. It will be a most video of approx 2 hours, and now we are continuing some important terms regarding Mendel's experiments. बच्चों आपने पहले भी देखा है इमैस्कुलेशन बैगिंग, ये टर्म आपने पहले भी जूनियर क्लासेज में सुना है। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर का मैच्योर होने से पहले रिमूव कर देना, उनको काट के हटा देना ताकि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो और हम हमारा जो डिजर्विंग पॉलिनेशन है, जो क्रॉस पॉलिनेशन हम करवाना चाहते हैं वो करा सके। तो इमैस्कुलेशन मेंडल ने इसलिए किया था ताकि वो सेल्फ पॉलिनेट नहीं हो और वो अपनी मर्जी से उसको पॉलिनेट करा पाए स्टिग्मा को। इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर विच वर टू फंक्शन एज फीमेल पेरेंट। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर होता है। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर। वी हैव डिस्कस्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट। वर रिमूव्ड बिफोर द पोलन ग्रेन मैच्योर। देखो पोलन ग्रेन के मैच्योर होने से पहले एंथर को रिमूव कर देना। द पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वी हैव डिस्कस्ड इट। ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम दोज फ्लावर विच वर टू फंक्शन एज मेल पेरेंट। तो आप लोगों को अगर ऐसा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तब तो आपको उसको हटाना पड़ेगा मेल के एंथर को। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर उसको सिर्फ बैगिंग करोगे, क्योंकि उसमें अगर सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर है, अगर उसके अंदर पिस्टिल नहीं है तो। दूसरा पार्ट होता है बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है स्टिग्मा को ढक दो ताकि आप चाहो वही पॉलन आप पॉलिनेट करो, दूसरा नहीं आ पाए। द फ्लावर वर कवर्ड विथ पेपर बैग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन फ्रॉम द फॉरेन पॉलेंस। कॉन्टामिनेशन का मतलब जो आप डिजर्व नहीं करते वो वाला पॉलन अगर है तो उसको रोकना। अगला है डस्टिंग। पॉलन वर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर सेलेक्टेड टू फंक्शन एज मेल पेरेंट। दे वर डस्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइन ब्रश ओवर द स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। सून आफ्टर डस्टिंग द फ्लावर वर कवर्ड। तो हम क्या करते हैं, बर्स जो ब्रश होता है उससे हम इसको क्या करते हैं, डस्ट आउट कर देते हैं पॉलन ग्रेन को। उससे क्या होगा कि अगर आपका दूसरा पॉलन ग्रेन है तो आप उसको रिमूव कर दोगे। एक होता है टैगिंग, लेबलिंग करना। वर अटैच टू द प्लांट इंडिकेटिंग द क्रॉसेस। आपने जो जिस पे एक्सपेरिमेंट किया उस पर टैग लगा दिया कि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं टैगिंग। क्रॉसेस का क्या मतलब होता है, 2 चीज़ों को मिलाना, क्रॉस करना। हम सेक्स को भी क्रॉस बोल सकते हैं जिसमें 2 पेरेंट क्रॉस होते हैं। तो क्रॉसिंग का मतलब होता है 2 पाइसम सटाइवम की स्पीसीज़ को, 2 वैरायटी को, स्पीसीज नहीं वैरायटी को मिक्सअप करना। तो अगर एक करेक्टर लेके चलते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, 2 करेक्टर लेके चलते हैं तो डाईहाइब्रिड, 3 करेक्टर लेके चलते हैं तो ट्राईहाइब्रिड। इस तरीके से हम क्रॉसेस करते हैं। कलेक्शन ऑफ सीड। अब आपने जब प्लांट को हाइब्रिडाइज करके उगा दिया है तो जब वो मैच्योर होगा तो उसमें सीड बनेंगे, उनको कलेक्ट करना। द सीड ऑफ क्रॉस और क्रॉसेज वर कलेक्टेड एंड सोन इन नेक्स्ट ईयर। द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग इंक्लूडिंग द सीड कंस्टिट्यूट द फर्स्ट जनरेशन। आपने जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन पढ़ा था ये वही है जो आपने क्रॉस करके पी को उगाया, तो जो पहली बार जो सीड बने वो F1 जनरेशन के। अब आप नेक्स्ट जनरेशन इनको उगाओगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप F2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मेंडल क्रॉस वॉज नेम्ड द फर्स्ट फीलियल जनरेशन इंडिकेटिंग बाय द सिंबल F1 बाय बैटसन एंड सैंडर्स इन 1902। फीलियल रेफर टू ऑफस्प्रिंग। फीलियल का मतलब ऑफस्प्रिंग जनरेशन होता है, तो फर्स्ट फीलियल का मतलब पहली प्रोजनी, पहला प्रोडक्ट। तो पहले प्रोडक्ट को आप ऑब्टेन करने के बाद उसको फिर उसकी सेल्फिंग करोगे, उनके मिक्सिंग करके उनको फिर सेकेंड जनरेशन के लिए उगाओगे। सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो आपने F1 जनरेशन में सीड ऑब्टेन किए हैं उनको सेल्फ ब्रीडिंग करके F2 ऑब्टेन करोगे, फिर उनकी सेल्फ ब्रीडिंग करके F3 ऑब्टेन करोगे। द प्लांट ऑफ F1 generation were allowed to perform self-pollination. In order to avoid contamination from foreign pollen, the flower were covered with paper bags, that is bagging. Mendel collected the seed and raised a new generation of plant. The seeds of plant raised from them constitute the second filial or F2 generation. जो फर्स्ट जनरेशन से सीड अब पैदा हुए हैं वो सेकेंड जनरेशन के माने जाएंगे। और फर्दर सेल्फ पॉलिनेशन
ऑफ F2 जनरेशन विल प्रोड्यूस F3 और थर्ड फीलियर जनरेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा। ये जेनेटिक्स है और इसमें दिमाग पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, तो थोड़ा अपने आप को कंसंट्रेट करके सुनना और बार बार सुनना। जेनेटिक्स के इस वीडियोस को या प्रीवियस वीडियोस को या पूरे पहले से लेकर लास्ट वीडियोस को 4-5 बार देख लेना। जेनेटिक्स हालत पतली करती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टर्म्स और कैलकुलेशंस हैं। बायो वालों की मैथ्स वैसे कमज़ोर रहती है, सबकी मैथ्स मेरी तरह नहीं होती। तो बच्चों क्या करना है, ये जो हम सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये आप डायग्राम देखते रहना बार बार, F1 F2 F3 वाला जो क्रॉसिंग हमने करी थी। अब हम देख रहे हैं मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, जिसमें उसने एक ही ट्रेट को लिया था, वो था टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। प्लांट के टॉल और ड्वार्फ एक करेक्टर को लेकर उसने स्टडी करी। तो क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स विच आर ऑल्सो नोन एज ट्रेट्स। तो सिंगल ट्रेट की स्टडी करने को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सिंगल करेक्टर कौन सा? हाइट का। सिंगल करेक्टर आप फ्लावर के कलर का ले सकते हो, सिंगल करेक्टर आप पोड का ले सकते हो, सिंगल करेक्टर आप पोजीशन ऑफ फ्लावर का ले सकते हो। लेकिन मेंडल ने पहला करेक्टर जो सिंगल लिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, वो क्या लिया था? हाइट ऑफ प्लांट। जो टॉल होगा उसके लिए कैपिटल टी और जो ड्वार्फ होगा उसके लिए स्मॉल टी। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ क्रॉसेस। ये आपने लिया है प्योर टॉल को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर बता नहीं रखा। तो ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स में देखो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। उसके बाद में क्या बनेगा? हाइब्रिड। जो F1 जनरेशन होगी उसमें क्या बनेगा? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब टॉल तो है लेकिन कंप्लीट टॉल नहीं है, प्योर टॉल नहीं है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, पहले हम देख चुके हैं। फिर इसकी सेल्फ ब्रीडिंग करी तो अब F2 जनरेशन पैदा होगी। F2 में आप देख रहे हैं 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है, 3:1, दैट इज नोन एज फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर आप इसकी फिर सेल्फिंग करोगे तो आपको F3 जनरेशन मिलेगी। तो उसके अंदर आपको 3:1 मिलेगा, एक टॉल और एक ड्वार्फ मिलेगा। तो इस तरीके से हमें F3 जनरेशन मिलेगी। देखो तो इसको बोलते हैं 1:3:1:3:1 दैट इज़ द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F3 जनरेशन। ये आपके लिए थोड़ा नया है। तो मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल स्टेम प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ स्टेम प्लांट अप टू F3 जनरेशन, ये इसका हेडिंग है। तो आपने क्या देखा कि किस तरीके से हम F1 F2 F3 जनरेशन गेन करते हैं। सिर्फ इतना ही मीनिंग है इस डायग्राम का। पेरेंट क्या होते हैं, F1 जनरेशन क्या होती है, F2 क्या होती है, F3 क्या होती है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आप तो ऐसे समझो कि अगर आप फार्मर हो और आप गेहूँ उगाते हो तो आपने जो पहले गेहूँ उगाया, आपका जो पौधा बना वो F1 जनरेशन है। अब इनके अंदर आप हेर फेर करते हो फिर उगाते हो तो वो F2 होगा, फिर F3 होगा, लाइक दिस। ओके, नीचे डायग्राम से देख लो। जो पेरेंटल है उसमें अगर कैपिटल टी होता है तो उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस टॉल, और अगर स्मॉल टी होता है तो हम उसे बोलते हैं होमोजाइगस ड्वार्फ। और अगर एक बड़ा और एक छोटा होता है, एक बड़ा एक छोटा, ये देखो तो ये हेट्रोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन है। इस बार मैं आपको डायग्राम के तरीके से बता रहा हूँ, तो हम बहुत फाइन तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, आपको समझ आ गया। अब हम इनकी सेल्फिंग कर रहे हैं, तो जब F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग कर रहे हैं तो हमें F2 जनरेशन मिलती है। F2 में आप क्या देख रहे हो, एक होमोजाइगस टॉल मिल रहा है, एक होमोजाइगस ड्वार्फ मिल रहा है, और बीच में 2 जो पौधे मिल रहे हैं वो हेट्रोजाइगस टॉल है। मतलब जेनेटिकली वो प्योर टॉल नहीं है। बाहर से हमें तीनों ही बराबर दिख रहे हैं, 3 टॉल दिख रहे हैं, एक ड्वार्फ दिख रहा है, इसका मतलब फिनोटाइप इज 3:1। एक्सटर्नली व्हाट वी आर सीइंग, 3 plants are tall and 1 is dwarf, it means 3:1. but if we study internally और genetically, इनका जीन देखेंगे तो हम देखेंगे कि प्योर टॉल एक है, प्योर ड्वार्फ एक है, लेकिन 2 है वो आधे अधूरे टॉल है। इसलिए आपका जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1, क्योंकि टॉल है वो सारे सिमिलर नहीं है, एक प्योर टॉल है और 2 इम्प्योर टॉल है, फिर वापस एक प्योर ड्वार्फ है। तो ये आपने पहले पढ़ रखा है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया, ये था हमारा डायग्रामेटिक जनरेशंस क्या होती है। ओके, अब हम देख रहे हैं रिजल्ट्स।
आखिर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या हासिल किया? तो रिजल्ट्स या फाइंडिंग क्या है मेंडल के मोनोहाइब्रिड की? मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वर पास्ड अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। मेंडल को ये दिमाग में आ रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ पेरेंट से जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, इसीलिए जनरेशन के करेक्टर पेरेंट से मिल रहे हैं। मेंडल कॉल्ड दी समथिंग एज फैक्टर्स। मेंडल ने इनको फैक्टर्स बोला। आगे जाके हम इसी को जीन कहेंगे तो गैमेट्स वर्ड यूज़ करेंगे। इसने मेंडल ने इसको फैक्टर्स बोला था क्योंकि उस समय उसको जीन या गैमेट्स वर्ड के बारे में पता नहीं था। अकॉर्डिंग टू हिम ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर, यूनिट फैक्टर और पेयर्ड फैक्टर्स। देखो इसको आइडिया ऐसे मिल रहा है, हम भी देखते हैं कि पेरेंट्स के गैमेट ही कंट्रोल करते हैं आगे की जनरेशन को। तो इसने बोला है कि जो करेक्टर आ रहा है वो दो फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब दो गैमेट, मतलब दो जीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप देखते हो एक्स और वाई, मेल और फीमेल में वही तो कंट्रोल करते हैं सारा। एक्स होता है तो फीमेल, एक्स वाई होता है तो मेल। तो आगे जाके हम इसको फैक्टर को गैमेट्स और जीन कहने लग जाएंगे। F1 प्लांट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस वर सिमिलर। F1 प्लांट को वो रेसिप्रोकली करके देखता है, मतलब पेरेंट को चेंज करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं है, तो चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा रिजल्ट इसको क्या मिला? F1 प्लांट वर नॉट इंटरमीडिएट बिटवीन ऑफ टू अल्टरनेट ट्रेट्स ऑफ करेक्टर, रेदर दे रिसेंबल वन पेरेंट इन हैविंग अ सिंगल अल्टरनेट ट्रेट ऑफ द करेक्टर। इसने क्या देखा F1 जनरेशन में कि जो जनरेशन पैदा हुई है वो दोनों से थोड़ी थोड़ी नहीं मिल रही है, वो सिर्फ टॉल ही है। हालांकि वो प्योर टॉल नहीं थी, लेकिन ये तो बाहर से देख रहा था। 10 इन अ क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ स्टेम प्लांट द हाइब्रिड वर ऑल टॉल। ये बात है, इसको समझने को मिली। इसने क्या देखा कि सिर्फ लंबे वाले जो इसका माँ बोलो या बाप बोलो उसी के करेक्टर बच्चे के अंदर आए, इसको ये लगा, क्योंकि टॉल दिख रहा बाहर से प्लांट लेकिन वो प्योर टॉल नहीं था, मतलब उसमें दोनों के करेक्टर थे। इन F2 जनरेशन बोथ द पेरेंटल ट्रेट्स ऑफ करेक्टर आर एक्सप्रेस्ड। जब F2 जनरेशन आप वापस पैदा करते हो तो आपको वापस ड्वार्फ मिल जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो F1 जनरेशन में हाइड हो गया था जो करेक्टर, जो ट्रेट, वो F2 में वापस मिल गया, क्योंकि आपने देखा F1 के अंदर ड्वार्फनेस गायब हो गया, सिर्फ टॉल ही मिला। तो आपको क्या लगा कि ड्वार्फ के करेक्टर तो आते ही नहीं है, सिर्फ किसके आते हैं? टॉल के। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही आपने F2 देखा वापस से एक ड्वार्फ पैदा हो गया। इट मीन F2 जनरेशन represent the both characters independently. That will be considered as law of segregation. We will study in the next topic. One trait of the character which did not appear in F1 generation must lie hidden or unexpressed in it. जो आपने F1 जनरेशन देखा उसमें टॉल तो अपीयर हुआ लेकिन ड्वार्फ वाला हाइड हो गया। Out of these two factors representing alternate trait of character, one is dominant and express itself in hybrid of F1 generation, the other factor is recessive and do not show its effect. डोमिनेंस शो नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम एक रूल निकालेंगे जिसे बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आपने क्या देखा कि F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल पेरेंट के करेक्टर आते हैं, ड्वार्फ के नहीं आते। तो सिर्फ टॉल का करेक्टर आने को बोलते हैं कि टॉल इज डोमिनेंट, और इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट मीन व्हेन टू पेरेंट टॉल एंड dwarf crossed in first generation, only character of tall plant expressed because tall plant considered as dominant, therefore it is known as law of dominance. हम आगे देखेंगे इसको। There is no mixing of two factor in the hybrid. मिक्सिंग नहीं हो रही है। देखो ऐसा अगर होता तो F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल आ गया, ड्वार्फ नहीं आया। लेकिन F1 जनरेशन की जब हम सेल्पिंग करते हैं वापस, तो वापस ड्वार्फ निकल के आ जाता है। इसका मतलब गैमीट चिपके नहीं हैं दोनों आपस में, वो ब्लेंड्स नहीं कर रहे हैं, वो सेपरेट है। तो मिक्सिंग नहीं होती गैमेट्स की, मतलब गैमेट्स प्योर रहते हैं। आप ऐसे उधर देखोगे क्रॉसिंग ओवर होता है जब मेल और फीमेल के गैमेट मिलता है, तो ऐसा नहीं कि चिपक ही जाते हैं, वो क्रॉस्ड ओवर होके वापस सेपरेट आउट हो जाते हैं। गैमेट हमेशा इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे देखेंगे। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन two factors separate or segregate and pass into the different gametes. Gametes come to have one factor of a pair. Thus Mendel predicted the occurrence of meiosis long before it was discovered. तो मेंडल को थोड़ा आइडिया तो लग ही गया था कि इसे मियोसिस कहते हैं, मतलब गैमीट वापस फ्यूज नहीं हो रहे हैं,
इसे मियोसिस कहते हैं। गैमिट सेपरेट होना, क्रोमोजोम आधे आधे हो जाना। तो हमने तो मियोसिस बहुत बाद में डिस्कवर किया है, उससे पहले ही मेंडल ने इसका हिंट दे दिया था। गैमिट फ्यूज रैंडमली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सो दैट फैक्टर्स कम टुगेदर इन न्यू जनरेशन एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। तो देखो यहाँ पे ये फैक्टर बोल रहा है और आगे जाके हम गैमिट बोलेंगे। तो ये रैंडमली फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है। तो गैमिट एक दूसरे से ब्लेंड नहीं करते। 2 traits of character appear in F2 generation in ratio of 3 dominant to 1 recessive, so 3:1. It is called monohybrid ratio, phenotypic ratio of monohybrid cross. तो इसमें क्या हुआ, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो बच्चों ये था फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हमने क्या देखा, रिजल्ट्स क्या है, ये मैंने पूरा एक्स्ट्रा पढ़ाया, ये पूरा पेज जो हमने पढ़ा है, रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये पूछता तो कोई नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे इस पढ़ने से, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आखिर उसने क्या उखाड़ा, मेंडल ने F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके क्या हासिल किया, वो मैंने आपको समझाया। अब हमारे पास आता है मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल का डाईहाइब्रिड जो क्रॉस है उसमें वो 2 करैक्टर लेके चल रहा है। तो 2 करैक्टर कौन कौन से हैं देखते हैं हम इसके अंदर। A breeding experiment dealing with 2 heritable character at the same time is called dihybrid cross. This cross parent plant different in 2 pair of contrasting trait. In one experiment, Mendel considered from seed and color of seeds. तो इसमें seed और color of seed लेके ये समझा रहे हैं। He crossed a pea plant having round and yellow seed with pea plant with wrinkled and green seeds. तो देखो round and yellow seed ये तो है कलर, और रिंकल्ड एंड फुली सीड बोलना चाहिए था, इसने ग्रीन सीड बोला, ये है उसका शेप। ऑल द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन एट राउंड एंड येलो सीड सजेस्टिंग दैट राउंड वाज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड एंड येलो वाज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। अभी आपको नीचे एक्सपेरिमेंट में समझाता हूँ। प्लांट ऑफ F1 जनरेशन ऑन सेल्फिंग पॉलिनेटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ प्रोड्यूस 4 काइंड्स ऑफ प्लांट इन F2 जनरेशन। ये वापस वैसा का वैसा है जैसा मोनोहाइब्रिड था। देखो हमने इस बार 2 करैक्टर लिए हैं, कौन से, जो ये मेल और फीमेल है, इसमें प्लांट विथ राउंड एंड येलो सीड और प्लांट विथ रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो सीड ग्रीन होते हैं तो वो रिसेसिव करैक्टर होता है, सीड रिंकल्ड होते हैं तो भी वो रिसेसिव करैक्टर होता है, मतलब 2 रिसेसिव। राउंड है तो बढ़िया, येलो है तो बढ़िया। मैंने कल आपको समझाया था कि सीड का कलर येलो है तो वो पक गया है, मतलब वो मैच्योर है, मतलब वो डोमिनेंट है, और राउंड है तो वो डोमिनेंट है ही। तो आपने डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव क्रॉस कर रहे हो, पर 2 करैक्टर एक साथ लेके चल रहे हो। तो क्या है, राउंड येलो सीड, रिंकल्ड ग्रीन सीड, इसको लेके हमने पेरेंट्स को लेके जब हमने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में ठीक वैसा ही हुआ जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था। क्या हुआ, हमें इसके अंदर क्या मिला, डोमिनेंट करैक्टर ही शो हुए, ऑल प्लांट विथ राउंड एंड येलो सीड्स। तो रिंकल्ड और ग्रीन क्या हो गए, हाइड हो गए। तो इसे भी बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि डोमिनेंट कौन है, राउंड येलो सीड वाला पेरेंट डोमिनेंट है। अब हम इसकी वापस सेल्फिंग कर रहे हैं, मतलब इन्हीं को वापस क्रॉस करवा रहे हैं। जब इन्हीं की क्रॉसिंग करवाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, देखो F2 जनरेशन मिलेगी। इसमें हमें मिलेंगे 9 राउंड येलो सीड मिलेंगे, 3 राउंड तो होंगे पर ग्रीन होंगे, 3 रिंकल्ड होंगे पर येलो होंगे, और 1 रिंकल्ड और ग्रीन होगा, मतलब 1 ड्वार्फ पेरेंट जैसा रिसेसिव जैसा, 9 डोमिनेंट पेरेंट जैसे, बीच वाले 3 क्या इंटरमीडिएट। तो हमें रेशियो मिलता है 9:3:3:1। इट इज़ नॉन एज डाईहाइब्रिड रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो व्हाट वी गेट 9:3:3:1 in F2 generation and all round and yellow seeds in F1 generation। तो देखो वापस से मैं आपको दोनों लॉ समझा रहा हूँ। मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों क्रॉस से वो 3 लॉ देता है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं आपको यहीं पे तीनों समझा देता हूँ, देख लो। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसने 2 लॉ बनाए। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका मतलब है जब आप टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करोगे तो F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल के करैक्टर आएंगे, उसको बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिकॉज टॉलनेस ऑफ प्लांट इज डोमिनेंट करैक्टर।
फिर जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग करते हो तो वापस ड्वार्फ अपीयर हो जाता है। इसका मतलब गैमीट्स ब्लेंड्स नहीं करते, दे ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन इंडिपेंडेंटली विदाउट ब्लेंडिंग, विदाउट मिक्सिंग। तो वो फ्रीली सेपरेट होते हैं। इससे सेपरेशन को सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे पता लग रहा हमें, मैं क्या समझा रहा है कि जो आपने गलत फहमी थी आपकी कि F1 जनरेशन में ड्वार्फ हमेशा के लिए ख़त्म हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो F2 जनरेशन में वापस अपीयर्स हो गया। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आप अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करके लिख सकते हो। अब इसी को डाईहाइब्रिड क्रॉस ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसी को इसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल दिया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ठीक वही है जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब आपने पेरेंट्स को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर मिले आपको, मतलब रिसेसिव गायब हो गए, ये तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब F1 जनरेशन की जब आप सेल्फिंग कर रहे हो तो वापस रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव करेक्टर अपीयर्स हो गए। ये क्या है, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और यहाँ पे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट मीन each character factor gametes randomly or rearranged or distributed without blending each other। इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही है, जिसका नाम दूसरा हमने दे दिया। तो बच्चों ये था डाईहाइब्रिड क्रॉस। रेशियो हम आगे और देखते हैं। मेंडल के सक्सेस होने के पीछे क्या कारण थे ये देख लो पहले, फिर आगे मैं रेशियो बताऊंगा। मेंडल के सक्सेस के पीछे कारण क्या थे, पहले तो हमने देखा कि मेंडल के 34 ईयर तक सक्सेस न होने के पीछे क्या कारण थे, और अब हम देख रहे हैं कि आखिर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा कैसे मिला। तो सक्सेस तो हुआ ही है, तभी आज हम पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है मेंडल को। तो मेंडल क्यों फेमस हुआ, इसके क्या क्या कारण है देखो। पहली बात तो ये थी कि इसने ऐसा शानदार वाला प्लांट उठाया जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, एक्सेप्शन नहीं था, तो ये लकी था, इसके लिए हम इसको लकी मानते हैं। दूसरी बात है इसने बहुत शॉर्ट और छोटा सा प्लांट उठाया जिसको जल्दी से प्रोड्यूस कर सकता है, रिजल्ट देख सकता है, इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो रहे हैं। इसके अंदर बहुत कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है, वो देख सकता है छोटा बड़ा, नीला हरा, रिंकल्ड राउंड, सारे बीजों के शेप वगैरह देख सकता है। तो ये क्वालिटी है इसके अंदर, इतने सारे करेक्टर एक ही प्लांट में मौजूद है तो वो स्टडी कर सकता है। ये सब उसके सक्सेस के पीछे रीजन थे। मेंडल सेलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वैरायटी ऑफ पी पाइसम सटाइवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उसने मिक्स वाला लिया ही नहीं, प्योर प्लांट ही लिया और एक्सपेरिमेंट किया तो उसको दिक्कत नहीं आई। मेंडल टुक ओनली दो ट्रेट फॉर हिज स्टडी विच डिड नॉट शो लिंकेज, यहाँ पे इंट्रैक्शन और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये हम आगे पढ़ेंगे, लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब नहीं था उसमें। अगर ये होता तो मेंडल फेल हो जाता, क्योंकि ये मेंडल को फॉलो नहीं करते। करेक्टर चूजन बाय मेंडल हैज़ डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लाइक टॉल एंड ड्वार्फ, ग्रीन एंड येलो। अभी मैंने डिस्कस किया कि उसके अंदर उसको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी। मेंडल टुक 1 or 2 करेक्टर एट द वन टाइम फॉर हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट वाइल His predecessors often studies all the traits simultaneously। उससे पहले वाले जो साइंटिस्ट थे, जो प्रीडेसेसर्स का मतलब उससे पहले जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने गलती करी कि उन्होंने सारी चीज़ें एक साथ कोशिश की करने की। इसने 1 by 1 स्टडी करी, उन्होंने एक साथ करी, तो कुछ भी पता नहीं लग पाया कि उन्होंने क्या किया। तो ये था मेंडल का टैलेंट। मेंडल स्टडीज द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फॉर 3 or more जनरेशन। इसने 2 और 3 जनरेशन तक देखा बार बार, तो और समझ आएगा। तो आप देखते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी चीज़ अगेन एंड अगेन हम बहुत बार करते हैं, उतनी एक्यूरेसी हमारी बढ़ती जाती है। तो एक्यूरेसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टाइम्स यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो उतनी आपकी एक्यूरेसी आती रहती है। मतलब आप कह सकते हो कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप निखरोगे, उतने आप मैच्योर बनोगे। तो अक्सर बच्चे मैं देखता हूँ कि फिजिक्स के अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, छोटे मतलब बिल्कुल वीक होते हैं मेडिकल वाले। इसका कारण क्या है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, और जो
टीचर भी घोंसू होते हैं, वो क्या थ्योरी तो पढ़ा देते हैं पर न्यूमेरिकल उनको खुद को ही नहीं आता, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कराते। तो इस वजह से क्या है, बच्चे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करने से पीछे रह जाते हैं और फिजिक्स उनके सर पे बैठी रहती है, वो दबे हुए रहते हैं फिजिक्स में। तो जब कोई सब्जेक्ट आपके ऊपर हावी रहेगा तो आपको वो सब्जेक्ट औकात में रखेगा, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था कि सब्जेक्ट को आप औकात में रखो, सब्जेक्ट के ऊपर आपको हावी होना चाहिए था। लेकिन जब आपका टीचर ही हावी नहीं है तो आप कहाँ से खाक हावी होंगे। तो सबसे बड़ी तुम्हारी गलती ऑल ओवर क्या पकड़ में आ रही है कि तुमने गलत टीचर सेलेक्ट किया है फिजिक्स का, इसलिए तुम लोग भुगत रहे हो फिजिक्स की प्रॉब्लम। कोई भी हो, मैंने तो बहुत सारे बच्चे इतने सालों में देखे हैं, उनकी फिजिक्स हमेशा लो होती है। इसका कारण है कि वो अकल से टीचर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, औकात वाला टीचर सेलेक्ट करो, अपने आप फिजिक्स ऑन टिप्स हो जाएगी। फिजिक्स जब तक ऑन टिप्स नहीं होगी आप मेडिकल का एग्ज़ाम टॉप नहीं कर सकते, लीड नहीं कर सकते। मैं तो डॉक्टरी फिजिक्स की वजह से बना हूँ, तो मेरा टीचर अच्छे थे इसलिए मैं फिजिक्स में कमांड कर गया, 1 नंबर फिजिक्स थी। तो आप लोगों को इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देखोगे तो ऑब्वियसली आपके सबके फिजिक्स तो है ही, तो तुम्हारी आंखें खुल जाए, थोड़ी पता लग जाए कि सिर्फ बायो मैं ऑन टिप्स करा दूंगा उससे भी तुम सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो फिजिक्स को ऑन टिप्स करो, टीचर को औकात में लाओ, उसको इतने क्वेश्चन पूछो कि फिजिक्स पढ़ाना ही छोड़ दे। एक दिन में 50 क्वेश्चन पूछो फिजिक्स के, और तुम लोग एक दिन में 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करो फिजिक्स के, फिर देखना तुम्हारी फिजिक्स। तुम लोग तो 10 क्वेश्चन भी नहीं करते, चैप्टर पढ़ने के बाद रिटर्न क्वेश्चन कर दिए और बस बैठ गए। जैसा गुरु वैसा चेला। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, और मैं बच्चों को दर्द देख के ही बोल रहा हूँ। इस वीडियो में इतना बोला सॉरी, क्योंकि मैंने नीट का इस बार जो बैच लिया था उसमें सबका सिस्टम हिला हुआ था फिजिक्स में। 50-60 बच्चों का, जितना भी पूछा 1-2 बच्चों की फिजिक्स ठीक थी, बाकी सब मरे हुए थे। 50-60 नंबर ला रहे हैं 180 में से, तो वो कभी मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनका सपना पूरा नहीं होगा। जिनके फिजिक्स में 140-150 मार्क्स, 130 प्लस तो आज के टाइम में लाने ज़रूरी है, अदरवाइज़ तुम भूल जाओ तुम्हें मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और इसके लिए दोषी तुम और तुम्हारा टीचर दोनों हैं, लेकिन जिम्मेदारी ज़्यादा तुम्हारी है, क्योंकि टीचर को पैसे तुमने दिए हैं, टीचर को सेलेक्ट तुमने किया है। टीचर तो मज़े लेगा ही, तुम बेवकूफ़ हो। तो तुम्हारा आतंक ऐसा होना चाहिए कि टीचर घबराए कि आज बच्चे आके क्या पूछेंगे, तो तुम एक्चुअल में अच्छे बच्चे हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा मोटिवेट किया, बहुत टाइम हो गया था आप लोगों को बोले हुए। मुझे लगा कि आप महीना भर से बायो तो पढ़ रहे हो, पर तुम्हारे फिजिक्स के क्या हाल होंगे, इसलिए मैंने आपको बोला है। आज के बाद फिजिक्स, चाहे आप 11 पढ़ रहे हो, 12 पढ़ रहे हो, या नीट पढ़ रहे हो, या जेई पढ़ रहे हो, अगर आपने एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो भूल जाना तुम कभी डॉक्टर बनोगे। ये मैं कड़वा ट्रुथ बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट चीज़ बता रहा हूँ। आपका टीचर 100% बेईमान है अगर वो 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता न्यूमेरिकल एक चैप्टर के बाद। वो आपको कभी डॉक्टर नहीं बना सकता जो 200 क्वेश्चन एक चैप्टर में सॉल्व नहीं कराता है, और आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते अगर आप एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए न्यूमेरिकल। ये जितना अच्छे से, जितना जल्दी समझ में आएगा उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा, दिमाग में अच्छे से बिठा देना। मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने 300-400 क्वेश्चन करे थे हर चैप्टर में, इसलिए बोल रहा हूँ। बायोलॉजी में मैं आपको इतना नहीं कहूँगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आप 50 कर लो, 60 कर लो, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व करो, आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व करो, आप ऑब्जेक्टिव करो, 50-100 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में भी करो। मैं हूँ ना आपके लिए, कहीं पे भी डाउट आता मुझे पूछो, कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो, मैं आपको बताऊँगा। मैं तो कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव करो, बायोलॉजी में भी करो, जितना जहाँ दुनिया में जहाँ से तुम्हें क्वेश्चन लाना लाओ और पूछो, मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं बताऊँगा। लेकिन बायो में उतना मायने नहीं रखता ऑब्जेक्टिव, क्योंकि थ्योरी पे कमांड है तो आप ऑब्जेक्टिव निकाल लोगे आपके कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन फिजिक्स में तो थ्योरी होती ही नहीं है, फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ मैथ्स। अंटिल यू आर नॉट सॉल्विंग न्यूमेरिकल यू आर नॉट डूइंग फिजिक्स। आप आंखों पे पट्टी बांध के फिजिक्स पढ़ रहे हो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो तो। शायद मैंने बहुत बोल लिया है, अब भी नहीं जागोगे तो बाद में पछताओगे जब आपका रिजल्ट आएगा। आज से कसम खा लेना, फिजिक्स में 200 न्यूमेरिकल पर चैप्टर तुमसे नहीं होते हैं तो भूल जाना, फिर तुम्हारा टारगेट बीएससी है, डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देना। और अगर बनना है तो 200 क्वेश्चन करना है। नहीं आता है टीचर चेंज करो, दूसरा टीचर पकड़ो। 200 क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन पर चैप्टर।
थ्योरी से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरी तो कोई भी पढ़ा दे, आधा टेढ़ा कोई भी टीचर पढ़ा दे। थ्योरी में क्या है, थ्योरी होती ही नहीं फिजिक्स में, थ्योरी होती है बायो में, थ्योरी होती है केमिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा थ्योरी बायो में। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, फिजिकल केमिस्ट्री में। हाँ, आप ऑर्गेनिक में वगैरह में थ्योरी पढ़ो, उसमें इनऑर्गेनिक में थ्योरी पढ़ो। बच्चों, फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल होता है, ये बात अच्छे से आपके दिमाग में बिठा देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने 50 बार न्यूमेरिकल वर्ड लिया है इतने 10 मिनट में। ये आप लोगों को जगाने के लिए लिया है। जो भी आप मुझे सुन रहे होंगे, मेरे स्टूडेंट या कोई अदर जो मुझे जानते नहीं जानते, लेकिन मेरी बातें अच्छे से आपके जीवन में बिठा देना। जो कुछ भी आप वीडियो देख रहे हो मेरा, ये बात अपने दिमाग में बिठा देना कि फिजिक्स में 120 नंबर, केमिस्ट्री 150 160 और बायोलॉजी 30-40 प्लस। ये अगर आप रेशियो रखते हो तो आज के टाइम में जितनी हाई कट ऑफ जा रही है उससे आप लीड कर पाओगे मेडिकल को। और फिजिक्स को लीड करने के लिए ये फॉर्मूला 3-4 बार लिखो। फॉर्मूला शुड बी ऑन टिप्स एवरी टाइम। वेन एवर टीचर आस्क यू अबाउट द फॉर्मूला, यू शुड हैज़ ऑन टिप्स। और न्यूमेरिकल 200 और फॉर्मूला ऑन टिप्स। केमिस्ट्री में, फिजिकल में भी 200 क्वेश्चन पर चैप्टर और फॉर्मूला ऑन टिप्स। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के अंदर आप थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव करो, थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव करो, तब जाके आपको रिएजेंट्स, उनके नेचर, रिएक्शंस, टाइप, घटना बढ़ना, वो जब केमिकल बॉन्डिंग, आपका उधर कोऑर्डिनेशन, सब चीज़ें आपको तब समझ आएगी जब आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करोगे और बार बार उसको मेमोराइज करोगे। बायो में आप लोग जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो, फिर ऑब्जेक्टिव निकालो। बायो में भी 100 ऑब्जेक्टिव निकाल लो पर चैप्टर, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर। दैट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर लीडिंग ऑफ एनी कम्पिटेटिव एग्जाम यू आर फेसिंग। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आर मस्ट फॉर ईच एग्जाम्स if you are really want to be परफेक्ट विनर इन योर फील्ड, चाहे वो नीट हो, जेई हो, कोई भी हो, तो आप लोगों को ये करना चाहिए ऑब्जेक्टिव। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह की मायने नहीं रखता, रिटर्न एग्जाम। लेकिन बोर्ड पढ़ के भी क्या कर लोगे, कैरियर तो आपका तभी बनेगा जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करोगे। आगे पीछे कभी न कभी कंपटीशन ज़रूर देना है। अगर बीएससी भी कर लोगे तो आगे जाके टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव देना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, बीएससी एमएससी बहुत बकवास है, उधर की साइड कभी मत जाना। जो गए हैं वही पछता रहे। और जोड़ा से आप टीचर बनोगे बाद में भी। जो आपको पढ़ाते हैं अभी बहुत सारे एमएससी बीएससी किए हुए हैं, मैं तो उनको टीचर ही नहीं मानता। मेरी बात को टीचर अदरवाइज ना लें, लेकिन सच बात है, वो भी जानते हैं इस बात को। हाँ, कोई टीचर एक्सेप्शनली अच्छा हो सकता है, मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा 100 में से 1 या 2, बाकी 98% तो फर्जी ही टीचर है मार्केट में। फिजिक्स केमिस्ट्री के कह रहा हूँ, स्पेशली फिजिक्स के। कुछ मेरे दोस्त हैं फिजिक्स के टीचर, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं जो बहुत बकवास टीचर भी है, दोनों ही बातें हैं। इसका मतलब ऑल ओवर ऐसा नहीं है कि मैं किंग हूँ, मेरे में भी कुछ कमियाँ हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं आपको 340 प्लस दिला दूंगा, मेरी तरह अच्छी रैंक से निकाल लूँगा, तो आपके लिए बहुत है। तो बच्चों, बस मैं क्विट करता हूँ ये बातें, फिर आगे प्रोसीड करता हूँ चैप्टर को। वीडियो तो आज बहुत लंबा बनने वाला, 2 घंटे पढ़ाऊँगा कंटिन्यूसली। तो बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा बीच में भाषण दिया, ये आप लोगों के हित के लिए था। मेरे को तो क्या मिलना है आप भी जानते हो। और मैंने किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं लिया है। अगर कोई जोड़ा छाप होगा तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा, अच्छा टीचर होगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा। मैंने कब कहा कि 100% टीचर बेवकूफ़ है या बकवास है फिजिक्स के? हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है 1-2%। तो वो आपके ऊपर है कि आप मेरी बातों को किस वे में लेते हो। और कोई बुरा माने तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सच बोला है। जो आपको रियल बात है वो बताइए बच्चों, आपके हित के लिए बताइए। अगर आप मेरी तरह रियल में डॉक्टर बनना चाहते हो, टॉप रैंक लाना चाहते हो, अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना और बार बार सुनना। जब भी आप में लेजीनेस आए, बार बार ये बातें सुनना, और जो मैंने कहा है वो करना। फिर आप मुझे याद करोगे सिलेक्शन के बाद। मैंने हज़ारों डॉक्टर्स बनाए, और बच्चे जब सेलेक्ट होने के बाद फ़ोन करते हैं तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी कही हुई बातें सक्सेस गई। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि मेंडल कितना स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। इसी वजह से आज हम मेंडल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेंडल केप्ट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस सब्सिक्वेंट सेल्फ ब्रीडिंग एंड द
नंबर ऑफ सीट्स प्रोड्यूस, उसने सारा रिकॉर्ड रखा, कब क्या हुआ, सारी कैलकुलेशन रखी। रिकॉर्ड तो हमें भी रखना चाहिए, हमारी लाइफ में भी हमने क्या पढ़ा, आज कितना पढ़ा, कल कितना पढ़ा था, कितना याद हुआ, कितने न्यूमेरिकल, कितने ऑब्जेक्टिव किए, सारा रिकॉर्ड रखोगे, प्लानिंग तरीके से स्टडी करोगे तभी जीतोगे। विदाउट प्लानिंग आप कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। रैंडम मत पढ़ो कि आज पूरे दिन फिजिक्स पढ़ा, आज पूरे दिन बायो देखी, कल पूरे दिन केमिस्ट्री करी। ये बेवकूफ़ तरीका है, नॉनसेंस तरीका पढ़ने का। आप अगर एकदम सही तरीके से, बैलेंस तरीके से तीनों सब्जेक्ट को लेके चलो, मैं कई बार आपको स्टीयरिंग मेथड बताता हूँ पढ़ने वाला, वो जो शेड्यूल बना के देता हूँ, किसी दिन वीडियो डाल लूँगा कैसे पढ़ना होता है, उसी को फॉलो करो, आप डेफिनेटली टॉप 100 में आओगे ही आओगे, ये मेरा वादा है। Mendel experimented on number of plants for the same trait and obtained hundreds of offspring. A large sampling size gave credibility of result. मैंने आपको बताया कि जब आप ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा बड़ा सैंपल लोगे, बार बार जनरेशन को देखोगे तो आपकी क्रेडिटिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब आपका विश्वसनीयता, आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, आपका ट्रस्ट फेथ बढ़ेगा, उस चीज़ के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। He took care of avoid contamination from foreign pollen grain brought by the insect. उसने ये भी ध्यान रखा कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो बाद में कोई दूसरा पॉलन नहीं घुस जाए। ये तुम्हारे जीवन पे भी लागू होता है। जैसे तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम कितने कंसंट्रेट हो, कोई आके आपके पास बैठता है, छोटा बच्चा, दोस्त, माँ, पापा या भाई या कोई भी आके बैठता है और आपसे बातें करने लग जाता है और आप अपनी पढ़ाई छोड़ के उसमें उलझ जाते हो, तो तुम बेवकूफ़ हो। यू आर गोइंग टू बी कॉन्टामिनेटेड विथ योर स्टडी। जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक बी स्ट्रिक्ट, किसी को पास मत आने दो, इवन माँ को भी नहीं। जब आप अपनी टारगेटेड जो शेड्यूल है वो पूरा कर लो, तब उठ के जाओ, उनसे बात करो। अपने शेड्यूल में डिस्टर्ब नहीं होना है। आप जितने ज़्यादा अपने लिए ऑनेस्ट रहोगे उतना ही आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। हमेशा आपको जीवन भर आपकी खुद की ऑनेस्टिसिटी याद रहेगी, तुम कितने ईमानदार थे। तो जब तक आप सारे तरीके नहीं सीखोगे तब तक नहीं जीतोगे। अभी कभी भी कोई भी डाउट आता है आपके मन में, कोई भी बात आती है कैसे क्या करना चाहिए, जस्ट आस्क टू मी, कॉल करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या करना। He formulated theoretical explanation for interpreting his result. His explanation were further tested by him at their validity. तो उसने अपने ही रिजल्ट को बाद में चेक किया। ऐसा आप लोग भी करो, अपना पढ़ो और आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, आप अपने आप को चेक कर रहे हो कि आपने क्या सीखा। अपने आप औकात पता लग जाएगी। पूरा चैप्टर पढ़ा और 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और पता लगा 20 ही क्वेश्चन हो रहे हैं तुमसे, तो तुम और तुम्हारा टीचर दोनों फर्जी हो। तुमने जो पढ़ा वो बकवास है। लेकिन आप लोगों ने तो हाथ ही नहीं लगाया ना न्यूमेरिकल को, इसलिए तुम्हारा टीचर भी बच गया और तुम भी गलतफहमी में जीते रहे। तुम्हें पता ही नहीं लगा तुम्हें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर तुमने रियल में एक चैप्टर पढ़ते ही न्यूमेरिकल के हाथ डाला होता तो तुम्हारे टीचर की औकात पता लग जाती, तुम्हारी भी पता लग जाती कि तुमने क्या पढ़ा है। साफ बात है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको थ्योरी नहीं समझ आई है। या तो पढ़ाने वाले में प्रॉब्लम है या पढ़ने वाले में प्रॉब्लम है। ओके, मेंडल खुद अपने आप को टेस्ट करता रहा, एक्सपेरिमेंट करके बार बार चेक किया कि वही रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पता लगा एक तो F1 हाइब्रिड में पहले टॉल मिला और दूसरी बार ड्वार्फ मिला, तीसरी बार आधा ड्वार्फ मिला, चौथी बार कुछ नहीं मिला, तो उसकी क्रेडिटिबिलिटी क्या रहती, फिर क्या मतलब रहता है उसके एक्सपेरिमेंट का। इसलिए उसने उसी एक्सपेरिमेंट को F1 हाइब्रिड को 10 बार करके देखा, बार बार उसको वही चीज़ें मिल रही है, तब उसने पब्लिश किया था 1866 के अंदर अपने पेपर, क्योंकि वो सॉलिड चीज़ें कर रहा था। तो बच्चों ये थे मेंडल के सक्सेस होने के पीछे रीजन्स। ओके, अब तो शायद आप नहीं भूलोगे क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली और हमने बहुत अच्छे से इनके चीज़ें समझी। आप तो खुद ही लिख सकते हो 7-8 लाइनें कि मेंडल क्यों सक्सेस हुआ, और अब आप अपने जीवन पे लेके चलो कि कोई क्यों सक्सेस होता है। आप यही सोचो कि राजेंद्र सर क्यों सक्सेस हुए, आप अपना पता लग जाएगा, क्योंकि उनका अपना डिसिप्लिन होगा, उनके अपने तरीके होंगे। वही आज मैंने अभी बक बक किया है बहुत टाइम तक। तो ये सारी चीज़ें करना बच्चों। अब हम आगे देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं मेंडल्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये है बच्चों जानदार चीज़। अगर आपके रियल में 12th के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से ये लॉ आएंगे। बाकी कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ मैं, तो आपको रिसर्च करवा रहा हूँ, पर ये लॉ अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो जब हम बोर्ड लेवल का पढ़ते हैं तो सीधा यही आ जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के बाद में सीधा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आ जाता है। बीच में जारी चीज़ें सक्सेस अनसक्सेस, क्या लिया कैसे किया वगैरह सब चीज़ें अवॉइड कर लेते हैं। तो वो एक होता है फैसिनेट टाइप का एकदम डिजाइन सिलेबस होता है, लेकिन आप लोग जी भर के पढ़ो।
तो बच्चों ये वही लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे पहले, फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उससे पहले कुछ हम भूमिका बनाते हैं, बेस बनाते हैं उन लॉज का। देखो, स्टडी ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हेरिडिटी इज कॉल्ड मेंडलिज्म। मतलब मेंडल के जो भी लॉ है उनकी स्टडी करने को हम मेंडलिज्म कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वाइल वी आर स्टडिंग द लॉज ऑफ मेंडल वी आर स्टडिंग मेंडलिज्म। There are three Mendel's law of inheritance, law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. These three law of genetics are known as law of Mendel's. Inheritance of one gene, वो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा, उसमें एक ही जीन का इनहेरिटेंस होता है, तो मैंने पढ़ा दिया वो। Every character is controlled by a gene that has at least two allele. Study of inheritance of single gene और अ करेक्टर एट ए टाइम इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखो, एक करेक्टर होता है वो एक जीन से कंट्रोल होता है, और एक जीन में दो एलील होते हैं, दो एलील्स होते हैं। एलील मतलब जीन का भी एक ही लॉकस पे क्रोमोसोम के आमने सामने वाले जीन को हम बोलते हैं एलील। तो एलील सबसे छोटी चीज़ है, एलील, फिर एलील के बाद जीन, फिर जीन के बाद में डीएनए, डीएनए के बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद में सेल, और सेल के बाद में बॉडी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी डेवलप होती है। तो हमारी जड़ क्या है हमारी बॉडी डिजाइनिंग की? जीन। बच्चों अगला टर्म होता है हमारा, एक टर्म आ रहा है प्लियोट्रॉपी। वैसे तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सिंगल जीन होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अभी यहाँ पे इसको अवॉइड कर लो, आगे फिर से ये टॉपिक आएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि ऊपर हमने सिंगल जीन पढ़ा, तो ऊपर हमने एक बात लिखी है कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये तो मेंडल के हिसाब से उसको लगा था। बाद में हमने देखा कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है, उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, उस फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। वी विल डिस्कस लेटर। अगला अब हमारे पास आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? तो मैंने पहले बहुत बार बता दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। जब आपने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल के करेक्टर आए, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, नाउ कॉल्ड एलील। उन फैक्टर को हम आजकल एलील कहते हैं। एलील अकर्स इन पेयर, एलील पेयर में होते हैं। आउट ऑफ टू एलील ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ in the hybrid and prevent the expression of other allele. The allele which express itself in F1 generation or first hybrid is called dominant allele, and other allele which is unable to express in the F1 or first generation is called recessive allele. It totally or combinedly it is called law of dominance. When one character is dominantly represent itself and another is hidden or unexpressed or remain unexpressed. तो बच्चों ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम आगे आते हैं। अब इसको हम समझते हैं क्रॉस कर करके। देखो कितनी बार मैंने आपको यही चीज़ें बार बार बताई है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने होमोजाइगस टॉल लिया और होमोजाइगस ड्वार्फ लिया, तो हमें क्या मिला? पहले तो हमने गैमेट्स बनाए, टीटी से टीटी बना और स्मॉल टीटी से स्मॉल टीटी बना। फिर हमने F1 जनरेशन बनाई तो हमें हाइब्रिड प्लांट मिला, इम्प्योर टॉल मिला। बार बार मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। फिर हम इसकी सेल्पिंग कर रहे हैं, तो हमने जब सेल्पिंग करी तो हमें क्या मिला? 3 टॉल मिला, 1 ड्वार्फ मिला। लेकिन क्या तीनों टॉल है वो होमोजाइगस है? नहीं, सिर्फ ये होमोजाइगस है, बीच वाले हेट्रोजाइगस है, फिर ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। ये अच्छे से देख लेना, आँखें खोल के बहुत अच्छे से डेप्थली। हाइब्रिड टॉल का मतलब हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस टॉल का मतलब प्योर टॉल। तो फिनोटाइपिक क्या मिला हमें? 3:1। जीनोटाइप क्या मिला हमें? 1:2:1। तो बहुत अच्छी तरीके से इस डायग्राम के अंदर मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट आपको समझाया गया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ डोमिनेंस इन पी प्लांट। वाई वी आर सेइंग इट लॉ ऑफ डोमिनेंस? बिकॉज इन F1 जनरेशन वी आर सीइंग हियर करेक्टर ऑफ ओनली टॉल प्लांट एक्सप्रेसिंग, इसलिए इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बच्चों ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस का? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। दिस 2 टर्म विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पार्ट। ये दोनों एक्सेप्शन है, ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को कौन फॉलो नहीं करता, तो आंसर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। दोनों में नाम आ रहा, दोनों में मिलावट हो रही है, देख रहे हो आप, एक इनकम्प्लीट है, एक को डोमिनेंस। तो बच्चों ये आप बोल सकते हो।
अब हमारे पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आपको पढ़ा दिया कि जब आपने यहाँ पे देखो F1 जनरेशन, आपने क्या देखा, F1 जनरेशन में सिर्फ हाइब्रिड टॉल है, मतलब यहाँ पे ड्वार्फ गायब हो गया। लेकिन जैसे ही हाइब्रिड टॉल का क्रॉस करते हो वापस से एक आपको ड्वार्फ मिलता है उधर साइड में, ये ड्वार्फ मिल रहा है आपको। इसका मतलब क्या है कि टॉल और ड्वार्फ आपस में चिपकते नहीं हैं, सेपरेटली मूव करते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट होना, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो थ्योरी तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, टू एलील ऑफ जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर स्टे टुगेदर इन इंडिविजुअल, बट ड्यूरिंग गैमीट और स्पोर फॉर्मेशन बाय मियोसिस द एलील ऑफ पेयर सेग्रीगेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट द गैमीट और स्पोर कैरीज कैरेक्टर। ऑल गैमीट्स और स्पोर ऑलवेज प्योर and law, it is the law of segregation, therefore also called the law of purity of gametes or spore। वापस पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ स्पोर्स या लॉ ऑफ नो ब्लेंडिंग, लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, लैंग्वेज देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर कहीं पे भी मैं वीडियो में मैग्नीफाइड नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं उसको बड़ा नहीं कर रहा हूँ, तो आप वेट करना, कहीं ना कहीं उस मोमेंट पे वो चीज़ मैग्नीफाइड होकर ज़रूर दिखेगी आपको। कभी कभी उसको मिनिमाइज में ही पढ़ा देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जितना क्लियर दिखता है यूट्यूब पे जाके उतना अच्छे से क्लियर नहीं दिख पाता। ये अभी कॉम्प्रोमाइज़ टाइप चल रहा है, जैसे लॉकडाउन ओवर होता है, एज लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड देयर विल बी अ टॉप कैमरा और डिजिटल क्लासरूम, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, इतनी ऐसी बात नहीं है, मतलब वो ज़्यादा मज़े वाली बात नहीं वो कह रहा हूँ। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से क्या है कि जो दो एलील होते हैं वो साथ में रहते हैं, लेकिन गैमीट बनते टाइम अलग हो जाते हैं, और एक गैमीट या स्पोर के अंदर एक एलील का पेयर होगा, और जब ये एक्सप्रेस करेंगे तो एक दूसरे को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ स्पोर्स। मतलब गैमीट हमेशा गोल्ड है, प्योर है, गैमीट आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, जिसके गैमीट होंगे उसी के कैरेक्टर आएंगे, आपस में ब्लेंड्स नहीं करते। ओके, तो बच्चों ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हमारे पास आता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, मतलब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस जो देखा था मेंडल का वही है, डाई हाइब्रिड मैंने आपको पढ़ा दिया, ऊपर आपको जो लैंग्वेज देख रही है वो वही है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द अनदर नेम ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है, मोनो हाइब्रिड के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है, दोनों बातें एक ही है। क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैग्नीफाइड कर देता हूँ, according to this law, allele of two pairs of traits separate independently of each other during gametes or spore formation and get randomly rearranged in the offspring at the time of fertilization, producing both parental and new combination of traits। आपने देखा था कि जब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया तो F1 जनरेशन के अंदर तो सिर्फ राउंड और येलो के करेक्टर आए थे, लेकिन आपने जैसी F2 जनरेशन देखी, 9 एक जैसे, 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, 1 एक जैसा, बहुत सारी दुनिया भर के करेक्टर आ गए। वो कहाँ से आए? क्योंकि सारे गैमेट आपस में ब्लेंड्स नहीं करते, इंडिपेंडेंटली रैंडमली आगे प्रोसीड होते हैं, यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर आपको बहुत छोटा सा इसका मीनिंग लिखना हो इस लॉ का, तो आप लिखोगे कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम F2 जनरेशन देखते हैं तो इतनी सारी तरह की हमें वैरायटी मिलती है, यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है। और अगर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को शॉर्ट में देखना चाहते हो तो आप ये बोलोगे कि जब मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम F1 जनरेशन देखते हैं तो उसमें सिर्फ टॉल प्लांट बनते हैं, लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन देखते हैं हम टॉल, इम्प्योर, टॉल, ड्वार्फ सब तरह के देखते हैं प्लांट, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल 3 लॉज ऑफ मेंडल। हम आगे मूव कर रहे हैं, आगे मूव करके हम आ रहे हैं इसके बहुत शानदार एक्सप्रेशन से मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम वापस से देख रहे हैं। पहले भी देखा था हमने, वापस से देख रहे हैं। देखो,
आपने पेरेंट लिया एक, पेरेंट दो, पेरेंट एक का राउंड येलो सीड लिया, पेरेंट 2 का आपने रिंकल ग्रीन सीड लिया। ओके, तो हमने राउंड येलो को कैपिटल आर कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया और रिंकल्ड और ग्रीन को स्मॉल आर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया। अब हमने इसके गैमेट्स बनाए और F1 जनरेशन ऑब्टेन करी। तो F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे हाइब्रिड मिले। यहाँ पे 4 बनाए हुए हैं, कई बार कोई भी बुक्स होती है वो एक बनाती है, लेकिन चारों एक जैसे ही तो हैं। देखो ये क्या है, पेरेंट 1 के करेक्टर है इसमें F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में सारे हाइब्रिड राउंड येलो है और पेरेंट था वो प्योर राउंड येलो था, लेकिन बाहर से तो राउंड येलो ही दिख रहा है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें पेरेंट 1 के करेक्टर आए F1 में। F1 में हमेशा ध्यान रखो, F1 जनरेशन में मेंडल में हमेशा डोमिनेंट करेक्टर ही आते हैं, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो आपने क्या ऑब्टेन किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऑल 4 प्लांट यू गॉट हियर आर हाइब्रिड राउंड येलो, मीन नॉट प्योर लाइक F1 पेरेंट 1 बट हाइब्रिड है, लेकिन है राउंड येलो। तो ये तो थी F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन की वापस हम सेल्पिंग कर रहे हैं, F1 जनरेशन की वापस सेल्पिंग कर रहे हैं, तो हम 4 गैमिट बनाएंगे। नंबर ऑफ गैमिट बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ गैमिट्स इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज हेट्रोजाइगोसिटी। n जितनी हेट्रोजाइगोसिटी होती है उसको बोलते हैं। तो देखो इसमें कितनी हेट्रोजाइगोसिटी है, 2, तो 2 की पावर 2 4, मतलब 4 गैमिट बनेंगे इसमें। तो कौन कौन से गैमिट बन रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक गैमिट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये तो बना ही लोगे। दूसरे दो जो बीच में है ना वो रैंडम क्रॉस लेना है, जैसे आर छोटा ले लिया तो वाई बड़ा लेना है और आर बड़ा ले लिया तो वाई छोटा लेना है। ऐसे कैसे गैमिट जो टॉप पे है वैसे के वैसे साइड में भी शो कर दो, साइड में भी शो कर दो और फिर क्या करो, क्रॉस करवा दो। तो आपको एक शानदार 16 प्लांट की एक टेबल दिखाई गई है। इस टेबल में आप गिनोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 एक जैसे मिलेंगे, ये 9 एक जैसे राउंड येलो सीड मिलेंगे, राउंड ग्रीन सीड 3 मिलेंगे, रिंकल्ड येलो 3 मिलेंगे, रिंकल्ड ग्रीन 1 मिलेगा। तो 9:3:3:1 हम ऑब्टेन करेंगे। अगर आप इसका देखोगे जीनोटाइप, तो जीनोटाइप आप इस टेबल से देख सकते हो कि जो राउंड येलो है वो भी प्योर वाला है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं तो हमारे पास जीनोटाइप आता है 121, 242, 121। ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, 121, 242, 121 एंड ऑन एडिशन ऑफ ऑल थिंग वी शुड गेट 16। तो 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16, इधर भी 1 और 2, 3, 2, 5, 4, 9, 10, 12, 13, 15 और 16। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों को जोड़ने पे इनका सम 16 आना चाहिए। और ये टेबल घर पे बना लेना खुद से। तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी गैमिट तुम उल्टे चुल्टे बनाओगे। तो F2 जनरेशन बनाते टाइम गैमिट ध्यान रखिए कैसे बनाना है। गैमिट बनाना है एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमिट बनाना है स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर 2 बनाने, एक में बड़ा आर लेना है छोटा वाई लेना है, एक में छोटा आर और बड़ा वाई लेना है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा करके हम क्या कर लेंगे, ऐसा करके हम गैमिट्स बना लेंगे और इससे हमारी ऑब्टेंड हो जाएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन। तो बच्चों ये आता है आपके बोर्ड में भी 4 नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपको समझाना होता है, और हमारे नीट में तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट पूछे जाते हैं। अच्छा मैं आपको एक नीट के हिसाब से क्वेश्चन पूछूं, आपको पूछूं कि मैं कि प्योर राउंड येलो सीड का परसेंटेज बताओ इसमें F2 जनरेशन में, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे 9/16 इंटू 100, 16 में से 9 प्योर आए इंटू 100 करो, आपको परसेंटेज पता लग जाएगा। तो 9/16 इंटू 100, अगर मैं बोलूँ कि रिंकल्ड येलो का कितना परसेंटेज है तो ये 3 है, तो 3/16 इंटू 100, 3/16 इंटू 100, तो 16 का आप जब करोगे तो लगभग 6 बार जाएगा, 6.5 बार, और 18% के आसपास आएगा। ओके, और उसमें 51%, 55% के आसपास आएगा। तो ये था आपका नीट लेवल के क्वेश्चंस जिसमें आपको परसेंटेज या घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो जीनोटाइप याद रखने का तरीका 121, 242, 121। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, 121, 242, 121, आप कैसे भी लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 121, 242, 121,
121 का 2 गुना ही तो 242, फिर वापस 121, तो ये जीनोटाइप हुआ। और 9:3:3:1 ये फिनोटाइप हुआ। तो बच्चों ये था हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लिमिटेशंस देख रहे हैं कि इसकी क्या लिमिटेशन है मेंडलिज्म की। तो मेंडलिज्म की लिमिटेशन तब हमें पता लगी जब हमने और बहुत सारी डिस्कवरीज करी। जब हमने और बहुत सारी डिस्कवरीज करी तो हमें इसकी कमियां पता लगी। और बहुत सारी डिस्कवरीज कौन सी करी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर किया, हमने को डोमिनेंस डिस्कवर किया, हमने मल्टीपल एलील डिस्कवर किया, हमने प्लियोट्रॉपी डिस्कवर किया, हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिस्कवर किया, हमने लिंकेज डिस्कवर किया, हमने रिकॉम्बिनेंस एंड क्रॉसिंग ओवर डिस्कवर किया। हमने इतनी सारी चीज़ें मेंडल के मरने के बाद डिस्कवर की। तो मेंडल को क्या पता कि ये सब चीज़ें होगी आगे जाके। तो ये मेंडल के लिमिटेशंस है। लिमिटेशन का मतलब वहाँ आगे मेंडल नहीं जा पाया। तो कोई भी आदमी आइडियल नहीं होता, ऐसा तो है नहीं कोई भी कि जिसने बोल लिया उसके बाद में ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम आगे से आगे और नई डिस्कवरी करते जाते हैं तो पहले वाले की लिमिटेशंस आती रहती हैं। आप लोग जब आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों जगह आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो रदरफोर्ड मॉडल, पहले आप थॉमसन मॉडल पढ़ते हो। थॉमसन मॉडल जब औकात में आ जाता है तो रदरफोर्ड मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। रदरफोर्ड मॉडल जब औकात में आ जाता है तो फिर आपका बोर मॉडल आता है। बोर मॉडल के औकात में आने के बाद सोमरफील्ड मॉडल आता है, फिर पीटरसन और वो आगे मॉडल्स आते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि एक का जहाँ रास्ता ख़त्म होता है दूसरे का वहाँ से शुरू होता है। एक की कमी को दूसरा पूरा करता है और इस तरीके से जिसकी कमी होती है वो लिमिटेशन आ जाती है और अगले वाले का वो एडवांटेजेज और प्लस पॉइंट हो जाते हैं। तो एक की डीमेरिट्स दूसरे की लीडिंग पॉइंट बनता है, एक के ड्रॉबैक्स दूसरे के एडवांस पॉइंट बन जाते हैं। तो बच्चों मेंडल की लिमिटेशंस क्या है? मेंडलिज्म हैज सर्टेन लिमिटेशन, लीड ऑफ पेयर फैक्टर एलील, आइडिया ऑफ पेयर फैक्टर एलील, ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय एटलीस्ट 2 एलील, इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इसने बताया नहीं कि हर करेक्टर 2 एलील से कंट्रोल होता है और ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। मल्टीपल एलील में इसकी बात गलत हो जाएगी। अ सिंगल जीन कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रेट्स। ये मैंने वही बताया कि नॉर्मली मेंडल ने कहा था कि एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करेगा, लेकिन प्लियोट्रॉपिक जीन के अंदर क्या होगा, एक जीन बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल करेगा। तो ये प्लियोट्रॉपी इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स दिस आइडिया। अगली बात है सिंगल ट्रेट में बी कंट्रोल बाय मोर देन 2 एलील और जीन कॉल्ड द मल्टीपल एलील, मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब एक करेक्टर को बहुत सारे जीन मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं, एक जीन बहुत सारे करेक्टर को मिलकर कंट्रोल कर सकता है, जिसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझेंगे। अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे हमारा ह्यूमन का IQ, हमारा टैलेंट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। इसका मतलब है बहुत सारे जीन मिलके हमारे टैलेंट को बनाते हैं। इसलिए किसी का टैलेंट बढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें जाने कितने जीन को सही करना पड़ेगा। हमारी ह्यूमन की हाइट भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसलिए हाइट को एकदम से इंक्रीज करना भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज द करेक्टर ऑफ टॉलनेस और हाइट इज कंट्रोल्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। सिमिलरली स्किन कलर, काले को हम गोरा नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मीन्स लार्ज नंबर ऑफ जीन कंट्रोलिंग द कलर ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन फॉर्मेशन वाला। तो इसे बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या पॉलीजीन। इसके उल्टा होता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में एक जीन बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल करता है, पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों ये थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के कुछ लिमिटेशन जो प्रॉब्लम थी। अब मेंडल ने बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल है, दुनिया में जहाँ भी जाओगे मेरा लॉ वैलिड होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन बाद में इसको क्या पता था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस जैसी चीज़ें आएगी जो कि इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस को गलत साबित कर लेगी। लेकिन बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो यूनिवर्सल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो यूनिवर्सल है। लेकिन लिंकेज को अगर आप अवॉइड करो तो लिंकेज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी गड़बड़ कर देती है। ये लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस सब आगे के टॉपिक है, इसलिए आपको अभी समझ नहीं आएंगे। थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, जैसे मैंने प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक का दिया। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, हमने देखा कि मेंडल के रूल के अंदर हमने देखा कि टॉल और ड्वार्फ को जब आपने क्रॉस कराया तो आपको F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिले, तो टॉल कंप्लीट डोमिनेंट था। लेकिन अगर मैं टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराऊँ और F1 जनरेशन में आधा अधूरा प्लांट मिले, ना टॉल ना ड्वार्फ, तो फिर वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे आप ऐसे समझो कि ब्लैक बुल और वाइट काऊ है, काला सांड और सफ़ेद गाय, दोनों ने हमें
दोनों को हमने क्रॉस करवाया तो जो उनका बच्चा हुआ वो निकल गया पीला। तो ये क्या है, न तो बाप डोमिनेंट रहा न माँ डोमिनेंट रही। बाप डोमिनेंट रहता तो काला बच्चा होता, मेंडल ने तो यही कहा था। टॉल का टॉल बना था, इसका मतलब काले का काला बनना चाहिए था। और माँ वाइट थी तो वाइट बनता, लेकिन न वाइट बना न काला बना, पीला बच्चा बना। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हालांकि पीला बच्चा मार्केट में नहीं मिलता। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ गए। जैसे एक बाप है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, साइंटिस्ट है, और माँ है वो डॉक्टर है, दोनों बहुत टैलेंटेड है। उसकी जो औलाद पैदा होती है वो ना तो साइंटिस्ट होती है ना डॉक्टर होती है, वो जेब कतरा पैदा होता है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब दूसरा एग्जाम्पल है को डोमिनेंस। समझो को डोमिनेंस में क्या है, जैसे ब्लैक बुल और वाइट काऊ को आपने क्रॉस कराया तो ब्लैक एंड वाइट बच्चा पैदा हुआ, ये को डोमिनेंस है। को का मतलब बराबर। जैसे हमारा ए बी ब्लड ग्रुप था ना, वो भी एग्जाम्पल को डोमिनेंस का है। आगे हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस का एग्जाम्पल, कि जब हम ए ब्लड ग्रुप के बाप से और बी ब्लड ग्रुप की माँ से बच्चा ऑब्टेन करते हैं तो वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा मिलता है। लेकिन जब हम ए ब्लड ग्रुप के बाप और ओ ब्लड ग्रुप की माँ से क्रॉस कराते हैं तो ए ब्लड ग्रुप का बच्चा मिलता है, क्योंकि ए इज डोमिनेंट ओवर द ओ, बी ऑल्सो डोमिनेंट ओवर द ओ, बट ए एंड बी आर द इक्वल। तो बच्चों अगर ब्लैक बुल और वाइट काऊ के शिकार करने से, मतलब दोनों के क्रॉस करने से अगर ब्लैक एंड वाइट बच्चा पैदा होता है, दोनों का 50-50 कंट्रीब्यूशन, तो वो को डोमिनेंस है। और दोनों के कलर के अलावा ही कोई तीसरा कलर का करेक्टर का बच्चा निकलता है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये मेंडल को इन दोनों लॉ ने ठेस पहुंचाई है, मतलब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। ओके, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। तो बच्चों हमने डिस्कस किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लिंकेज, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। बहुत सिंपल तरीके से समझा है, और अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है तो 3 बार सुनना, क्योंकि अगर किसी का दिमाग कम है तो उसको एक बार में समझ नहीं आएगा। तो 3 बार सुनना, 4 बार सुनना, फिर जाके समझ आएगा। क्योंकि देसी बच्चे होते हैं उनको थोड़ा धीरे धीरे समझ आता है, क्योंकि वो आज तक देसी टीचरों से पढ़े हैं जिनको घसीटवाया गया है। लिखो बच्चों, मल्टीपल एलील, जिसमें आपको लगाऊंगा मैं आधा घंटा और उसको घसीटवाऊंगा पहले कॉपी के अंदर, और फिर आपको बनाऊंगा पंगु। ऐसे टीचर जो बोलते हैं और पढ़ाते हैं उससे बच्चा ढीठ बन जाता है, फिर वो टंगता रहता है ज़िंदगी भर। वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, वो ठंडा बच्चा होता है देसी, जिसमें वो धीरे धीरे सीखने की आदत होती है। और फिर कोई फास्ट टीचर आ जाता है तो वो उसके पल्ले नहीं पड़ता, तो उनको लगता है कि टीचर ही सही नहीं पढ़ा रहा, जबकि उनको ये नहीं पता कि तुम्हारे खुद के अंदर भी लीकेज है। तो बच्चों 3-3 बार सुनना अगर तुम देसी हो तो, और अगर तुम टैलेंटेड हो तो एक बार में आ जाएगा समझ में। जब भी समझ में नहीं आए तो खुद से क्वेश्चन करना कि तुम्हारी कहीं कमी है। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया लिमिटेशन ऑफ मेंडलिज्म। आते हैं अगले टॉपिक पे। ये वापस सिंपल फॉर्म में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखा। देखो इसमें सिंपल है, इसमें इतना झमेला नहीं है पीछे वाले की तरह। राउंड येलो लिया आपने, रिंकल्ड ग्रीन लिया, शक्ल भी बता रखी है। पहला गैमेट बनाया, F1 जनरेशन कैसी बनी, राउंड येलो। राउंड येलो जनरेशन की हमने सेल्फिंग करवाई। 4 गैमेट लेना आपको, 4x4 करना, 16 प्रोजनी ऑप्टेंट होगी। वही है पीछे वाला ही, लेकिन कितना शानदार तरीके से, सिंपल तरीके से यहाँ पे समझा रखा है। तो आप क्या ऑप्टेंट करोगे, 9:3:3:1, 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। फिर आप जीनोटाइप देखोगे तो वही मैंने आपको बताया 121, 242, 121। तो बच्चों ये देख लो, ये सिंपल फॉर्म में आपको बता रखा है यहाँ पे, सिंपल बिल्कुल ताज़ा एकदम से देख सको आप। यही बनाना डायग्राम आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ तो।
तो तुम्हें ये 4 गैमेट बनाने आने चाहिए, मैंने पहले भी बताया आपको। एक कैपिटल आर कैपिटल वाई देना, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई लेना। फिर 2 कैसे बनाने, आर बड़ा लो तो वाई छोटा और वाई बड़ा लो तो आर छोटा। ऐसे 4 गैमेट बना के आप क्रॉस कर लेना। तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डायग्राम बना के तो मतलब सिंपल डायग्राम वापस से बताया। मैं आपका पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि पहले हम लेंथी पढ़ते हैं फिर वापस समराइज़ करवा रहा हूँ इस तरीके से। अब आप देख लो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में डिफरेंस क्या है, देख लो, जिससे और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। मोनो हाइब्रिड में क्या है, हम एक करैक्टर की स्टडी करते हैं, सिंगल पेयर ऑफ एलील। उधर क्या करते हैं, हम 2 पेयर ऑफ एलील की स्टडी करते हैं, इसलिए डाई हाइब्रिड है, उधर मोनो हाइब्रिड है। इसमें हमें F1 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो 3:1 मिलता है, तो उधर हमें मिलता है 9:3:3:1। हम जब मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो देखते हैं तो 1:2:1 मिलता है, और उधर हमें 121, 242, 121 मिलता है बच्चों। जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लॉ देखते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के 2 लॉ होते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं मैं बता रहा हूँ, सुन लो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के 2 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक ही लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखा जाए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस उसमें भी लग रहा है। तो बच्चों मोनो हाइब्रिड में हमने टॉल और ड्वार्फ केस लिया था, यहाँ पे हमने राउंड, येलो, रिंकल्ड ग्रीन नाम के 2 केस लिए। ये भी याद रखना, आधे तो बेवकूफ़ ये भूल जाते हैं कि 2 करैक्टर कौन से थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जाने क्या क्या लिख लेते हैं, स्टेम हाइट और फ्रूट कलर, तो तुम पहले ही बर्बाद हो जाओगे। जो मेंडल ने लिया वही याद रखना, सीड का कलर और सीड का शेप, मतलब सीड की शक्ल और उसका कलर, 2 चीज़ें ली है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। मोनो हाइब्रिड में क्या लिया, वो टॉल और ड्वार्फ तो सबको याद रह जाता है, लेकिन जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना उसमें देसी वालों को याद नहीं रहता, जाने क्या क्या लिख के आते हैं। एक मैं आपको बताया था पुराने जो बच्चे हैं उनको कि एक बार एक स्टूडेंट ने PCR जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है उसको उसकी जगह थ्रेसर के बारे में लिख के आ गया, और किसानों के वो थ्रेसर जो फसल निकालता है ना उसके बारे में लिख के आ गया। अगर मैं उस समय कानून में कुछ मंत्री वगैरह होता है या कानून मेरे हाथ में होता तो उसको कम से कम 10 साल की जेल करता उस चोरे को, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। उसने तो वाट लगा कर रख दी, कहाँ PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जेनेटिक्स की और कहाँ गाँव में खेतों का थ्रेसर के बारे में लिख के आ गया एग्ज़ाम में। तो बच्चों ऐसे भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग पढ़ते टाइम बार बार पूछा करो कि तुमने क्या पढ़ा, तुमने करैक्टर क्या लिए, तुमने जो चीज़ पढ़ी है उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछो अपने आप को और जवाब ढूंढो। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने अगर पढ़ रहे हो तो डाई हाइब्रिड में कौन से 2 करैक्टर लिए, पूछो अपने आप से और जवाब दो। नहीं आए वापस देखो, या फिर आपका कोई दोस्त है अगर ढंग का तो उससे पूछो। लो लेवल के दोस्त मत बनाना, नहीं तो तुम भी निपट जाओगे। तो आप सेल्फ से क्वेश्चन करो। वो कहते हैं, एक कहावत है कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो अक्सर खुद से बातें करते हैं और खुद से ही क्वेश्चन पूछते हैं, खुद से ही सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन जो बेवकूफ़ होते हैं वो भी खुद से ही बातें करते हैं, लेकिन वो खुद ही बेवकूफ़ है तो कैसी बातें करेगा और कैसा क्वेश्चन आंसर करेगा, वो वाली बात है। तो बच्चों ये था हमारा डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज। मेंडल के बाद में क्या क्या डिस्कवरीज हुई। तो पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज को हम बोलते हैं जेनेटिकल प्रिंसिपल डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडल। मेंडल के बाद में क्या क्या डिस्कवर हुआ। तो बाद में हमारा डिस्कस हुआ है जीन इंटरेक्शन। जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं ये एक नई चीज़ डिस्कवर हुई। वो सारे बाद में डिस्कवर हुए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन्स, ये सारी चीज़ें सब बाद में ही डिस्कवर हुई है। तो बच्चों जीन इंट्रैक्शन क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलील ओवर अनदर ऑफ द सेम और अदर जीन, उसे हम बोलते हैं जीन इंट्रैक्शन। मतलब जीन का दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, या तो सेम एलील मतलब इंट्राएलिक या इंट्राएलिक, मतलब नॉन जेनिक
ये तो इंट्राजेनिक बोलोगे या इंटरजेनिक बोलोगे। तो अब इंट्राजेनिक में तो क्या हुआ, इंट्रा एलिलिक, क्योंकि एक ही जीन में दो एलिल होते हैं। और अगर आपने इंटरजेनिक देखा तो नॉन एलिलिक हो गया, क्योंकि दो जीन के बीच में फिर एलिल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके ये इंटरेक्शन दो टाइप के होंगे, इंट्राजेनिक या इंटरजेनिक। सीधी सी बात है, आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो एच बॉन्डिंग पढ़ते हो आप, तो आप इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर दो तरह की पढ़ते हो। इंट्रा मतलब विद इन वन, इंटर मतलब बिटवीन टू। तो अगर बिटवीन टू जीन कोई भी फिनोमिना हो रहा है तो वो इंटरजेनिक, और विद इन वन जीन हो रहा है तो इंट्राजेनिक। इन द इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलिल ओवर अनदर एलिल ऑफ द सेम जीन, मतलब विद इन वन जीन। तो इसका एग्जाम्पल तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिल, लीथल जीन। बच्चों ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरजेनिक है कि इंट्राजेनिक है, आधों को तो पता ही नहीं रहता, तो टीचर्स को भी पता नहीं रहता। हम कई बार इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं इंट्राजेनिक इंटरजेनिक, तो नाम ही नहीं सुन रखे होते उन्होंने। तो बच्चों इंट्राजेनिक के एग्जाम्पल है कंप्लीट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिल, लीथल जीन। ये सब मैं आगे पढ़ाऊँगा। लीथल का मतलब घातक जीन होता है। नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन मतलब अगर इंटरजेनिक का पढ़ोगे तो उसके अंदर आपका एग्जाम्पल आएगा एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन। तो वैसे तो ये आजकल ये इंटरजेनिक वाले आपके सिलेबस में नहीं है, हटा रखे हैं। सिर्फ क्या है, इंट्राजेनिक ही है आपके सिलेबस में, वो वाला नहीं है। लेकिन फिर भी याद रखना। अब हम पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रा एलिलिक और इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया वो बुल और काऊ से एग्जांपल देके, कि ब्लैक बुल और वाइट काऊ वाला केस से आपको समझा दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख लो प्रॉपर एग्जांपल स्नैपड्रैगन के अंदर जो होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होगा, कोई भी पेरेंट कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होगा, इंटरमीडिएट कोई रिजल्ट आएगा जिसमें दोनों पेरेंट से वो मैच नहीं खाएगा। ओके, देखो हम एग्जांपल देखते हैं। रेड फ्लावर को हम वाइट फ्लावर से कंबाइन करते हैं, तो मेंडल के हिसाब से तो रेड आना चाहिए, लेकिन आया क्या, पिंक। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। फिर पिंक को वापस आप सेल्फ ब्रीडिंग करोगे तो वापस तीनों करेक्टर आ जाएंगे, रेड, वाइट और दो आएंगे पिंक। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों 1:2:1 है। मेंडल का जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो यहाँ बिगड़ गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनो और फिनो दोनों 1:2:1 है, और ये कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि रेड और वाइट के हिसाब से तो रेड आना चाहिए था मेंडल के हिसाब से F1 जनरेशन, जबकि आई क्या, पिंक। तो वो ना तो रेड डोमिनेंट है ना वाइट है, तो आ गया पिंक। तो ये दोनों ही इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, इसलिए इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लो। तो इसमें देखो रेशियो क्या आएगा, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। रेड 1 2 पिंक 1 वाइट, रेड 1 2 पिंक 1 वाइट। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों क्या आएंगे रेशियो, 1:2:1, 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन स्नैपड्रैगन, ये स्नैपड्रैगन प्लांट है, उसके फ्लावर की बात की गई है, उसमें ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा गया है। यही आपके सिलेबस में काला सांड और सफ़ेद गाय वाला एग्जाम्पल देके मत आ जाना वहाँ एग्जाम में, वो तो मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे जो प्रॉपर जो डिस्कवर हुआ है वो स्नैपड्रैगन में हुआ है, वो तो आपके देसी एग्जाम्पल देकर आपको समझाने के लिए बोला था। हालांकि टीचर भी देसी ही होते हैं, उनको भी पूरी तरह से नहीं आता, तो हो सकता है टीचर आपको मार्क्स दे दे काला सांड और वाइट गाय, उसको भी लगेगा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और वो भी आगे याद रख के पढ़ाने लग जाएगा। लेकिन मत लिखना स्नैपड्रैगन लिखना और ये फ्लावर वाला एग्जाम्पल देना। लेकिन प्रैक्टिकली किसको समझाना हो तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लैक सांड और वाइट काऊ। न तो ब्लैक बना न वाइट बना, पीला नीला हरा कोई भी और बच्चा बन गया, तो वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक एग्जाम्पल और देख लो, एक एग्जाम्पल हम और देख रहे हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल है हमारा मिराबिलिस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं क्योंकि सुबह 4 बजे खिलता है। और इसके अंदर भी देखो वही कंडीशन है, आपने रेड फ्लावर लिया और प्योर वाइट लिया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला, हाइब्रिड पिंक। रेड और वाइट से पिंक निकला, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर जब आपने हाइब्रिड पिंक की क्रॉसिंग करी तो वापस से वही चीज़, रेड 2 पिंक और 1 वाइट आ गया। तो अगेन वी गॉट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमेशा
जीनो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। तो ये है बच्चों मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट। इसके अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। एक एग्जाम्पल और सुन लो, 3 एग्जाम्पल ले लो तो पीएचडी हो जाएगी तुम्हारी, रिचार्ज हो जाएगी। काला मुर्गा नहीं, सफ़ेद मुर्गा है, काली मुर्गी है। कॉक, कॉक आपको पता है मुर्गे को बोलते हैं, वैसे तो कॉक के और बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो कॉक पेनिस को भी बोलते हैं कॉक, और कॉक मुर्गे को भी बोलते हैं, और मुर्गी को हैन बोलते हैं। तो देखो काली मुर्गी और सफ़ेद मुर्गा, और रिजल्ट निकला ब्लू मुर्गा। तो देखो अजीब सा रिजल्ट निकल रहा है। दोनों पेरेंट में से एक भी कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है, तो ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और वापस उनके बच्चे कैसे होंगे? उनके बच्चे होंगे ब्लैक, ब्लू, ब्लू और वाइट। देखो कितना शानदार तरीके से डायग्राम दे रखा है और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। ये ऑस्ट्रेलियन फॉल है, ये ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑस्ट्रेलियन गलत बोल रहे हैं मैं, एंडालूसियन फॉल है, एंडालूसियन के फॉल है। तो इस फॉल के अंदर भी तो 3 एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीनों में से कोई एक लिख के आ जाना, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपकी पीएचडी हो गई। किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हें कितना समझ आया ये तब पता लगेगा जब तुम किसी को समझा सकते हो। अगर तुम कॉन्फिडेंस से किसी को समझा सकते हो पकड़ के कई तरह, मैं तेरे को इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाता हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जाम्पल से, तो तुम चाह जाओगे। बच्चों जिस दिन तुम्हें कोई भी चीज़ दूसरों को समझा नहीं आ जाए, समझ जाना उस दिन तुम्हारा भविष्य बन गया है, तुम सक्सेस हो गए। और तुम्हें कोई भी समझाने को बोले कोई भी चीज़ और समझाना नहीं आए तो समझना तुम अभी भी बेवकूफ़ ही हो। तो बच्चों मैंने कहा तो था कि मैं 2 घंटे पढ़ाऊँगा, लेकिन थक गया मैं तो बच्चों आज हम यहीं क्विट कर लेते हैं। पंखा भी नहीं चला सकते आपके आवाज़ के चक्कर में, इसलिए गर्मी लग रही है, क्योंकि पंखे की आवाज़ आएगी बार बार तो आप सुन नहीं पाओगे। तो मैंने आप लोगों के लिए बिना पंखे के 1 घंटा 15 मिनट नॉन स्टॉप आपको पढ़ाया है, पुरुषार्थ किया है। मेहनत ज़िंदगी में हमेशा करनी चाहिए। पुरुषार्थ करने से हमारा सर्कुलेशन बढ़िया रहता है, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर डिजीज़ नहीं होती। वॉट एवर एंड हु एवर वी, बट वी शुड डू हार्ड वर्क। हम जो कुछ भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कौन है, लेकिन हमें मेहनत ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही हम नहीं करते, मेहनत से ही हम हेल्दी रहते हैं। जैसे हम लोग तो जिम में दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन किसान होता है वो खेत में काम करता है, वहीं उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। जो लेबर वर्क करते हैं उनकी बेचारों की काम में ही एक्सरसाइज हो जाती है। वो पुरुषार्थ करते हैं, वो हेल्दी रहते हैं, लेकिन वो अनहाइजेनिक चीज़ें खाते हैं, वो गरीब होते हैं, वो प्रॉपर साफ चीज़ें नहीं खा पाते, इन्फेक्टेड चीज़ खा जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। लेकिन अगर आप समझदार हैं थोड़े, और अगर आप लेबर वर्क करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तो गारंटी आप ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। बाबा रामदेव को देखो, बाबा रामदेव कितना अमीर है, चाहे तो वो कितना भी ऐश कर सकता है, लेकिन फिर भी वो पूरे दिन काम करता है। योग सिखाएगा तो खुद की भी मेहनत लगती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का शिविर लगता है, पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन वो जानबूझ के करता है क्योंकि उनको मज़ा आता है। पुरुषार्थ करके आपको आनंद फील होता है। कोई भी काम करो, काम करने के बाद आपको मज़ा आता है, तो उससे आप हेल्दी रहोगे। तो बच्चों काम करने से नहीं डरना है। कुछ होते हैं जो गेंडों की तरह पड़े रहते हैं बिस्तर पे, और आजकल की जो औलाद है ज़्यादातर, जो थोड़ा बहुत पैसा होने पे अपने आप को अमीर मानते हैं और पड़े रहते हैं पूरे दिन। तो पड़े रहने से क्या होगा? तौन निकलेगी सुअर की तरह। पड़े कौन रहते हैं? सुअर पड़े रहते हैं कीचड़ में। अब पड़े मत रहो, आप इतना पढ़ते टाइम मेहनत करो कि पसीना पसीना हो जाओ। ज़्यादा एसी और कूलर के ज़्यादा मज़े भी नहीं लेने चाहिए। ज़िंदगी में धूप भी देखो, छाया भी देखो। ये प्रैक्टिकल चीज़ें सारी। आपके पास भले आप कितने भी रईस हो, आप एकदम मजदूर की तरह काम करो। आप हमेशा एकदम सिंपल और डाउन टू अर्थ रहो, ज़मीन से जुड़े हुए रहो। कहते हैं ना, कितना भी ऊपर उड़ो लेकिन ज़मीन दिखनी चाहिए आपकी आंखों से, क्योंकि आप उसी से जुड़े हुए हो। तो बच्चों, मैं आपको पुरुषार्थ हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप मेहनत करो। आपके माँ बाप कौन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या हो और आप क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे आपकी ज़िंदगी में, ये मायने रखता है। ऐसे कई हज़ारों स्टोरीज है जिसमें पेरेंट ने कुछ भी नहीं किया लेकिन उनकी औलादें छा गई, जानते ही नहीं।
तो बच्चों खुद से मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ऐसी जी जान लगाओ कि ज़िंदगी भर याद रहे कि हमने 11th-12th में 12 या 12 पास के बाद हमने मेहनत करी थी, तो बाद में बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों आज मैं यहीं वीडियो क्विट कर रहा हूँ। आज मैंने 2 बार भाषण दिया, छोटा छोटा, आप लोगों के अच्छे के लिए दिया, माइंड मत करना कभी कुछ ज़्यादा, मैंने खुद को प्राउड ही फील किया हो, कहीं ऐसा ज़्यादा बोला हूँ तो माफ़ करना। तो बच्चों आज हम वीडियो को यहीं क्विट करते हैं। इसको आप जितना हो सके बार बार देखना, और जेनेटिक्स है ये बहुत स्टैंडर्ड वाला और अच्छा चैप्टर है, इसको रिसर्च करना। आप देखोगे बायोलॉजी के अंदर 90% बच्चे घूमते फिरते यही कहते रहते जेनेटिक्स समझ में नहीं आई, जेनेटिक्स समझ में नहीं आई। तो बच्चों डिफ़िकल्ट चीज़ को करो, उसी में मज़ा है। डिफ़िकल्ट चीज़ को समझो तो रियल में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो काम तो वो करो ना जो कोई नहीं कर पाता, तभी तो मज़ा आएगा। टॉप रैंक लाओ जो और कोई नहीं ले पाता, डॉक्टर बनो जो हर कोई नहीं बन पाता। तुम निखरोगे कब? जब तुम अलग हट के कोई काम करोगे, नहीं तो कचरे के साथ चलोगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं मिलेगी। ओके, तो जेनेटिक्स डिफ़िकल्ट है तो इसको सिंपल बनाओ, इस पर कमांड करो, इसको बार बार पढ़ो, इससे हारो मत। ओके बच्चों, तो आई एम क्विटिंग वीडियो हियर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना फ्रेंड्स के बीच में। बाय बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और मेरी आज की बहुत सारी बातें आपने सुनी, इसके लिए भी थैंक यू। बाय।